नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कानपुर से खबर, जहां कानपुर पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सभी बांग्लादेशी युवकों के पास से 2-2 पासपोर्ट मिले हैं। युवक के पास से 3 अलग अलग नाम के फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी की संलिप्तता का पुलिस ने दावा भी किया है। सपा पार्षद मन्नू रहमान की भी संलिप्तता का दावा है। विधायक ने बांग्लादेशी युवकों को भारतीय होने का दिया था सर्टिफिकेट। विधायक ने अपने लेटर पैड पर निवास प्रमाण पत्र दिया था। बांग्लादेशी युवकों के पास से कई देशों के विदेशी करेंसी को भी जब्त कर लिया गया है। फर्जी पासपोर्ट से बांग्लादेशी युवक पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल की यात्राएं कई बार कर चुके हैं, जहां मूलगंज थाना क्षेत्र से सभी संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई है। रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। रतीश, माफ कीजिएगा, रतीश बताएं कि किस तरह की संलिप्तता इन लोगों की पाई गई है। काफी संसदीय एक मामला सामने निकल करके आया है। कानपुर पुलिस ने दावा किया है 4 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने का। उनके पास से फर्जी पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं, साथ ही मल्टीपल आधार कार्ड बरामद हुए हैं। मूलगंज थाने के अंतर्गत 4 बांग्लादेशी युवकों की जो गैर कानूनी रूप से भारत में रह रहे थे, उनकी पहले तफ्तीश की गई, साक्ष्य जुटाए गए। उसके बाद पुलिस ने इनको धर दबोचा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक युवक है जिसके लिए निवास प्रमाण पत्र जब उसका देखा गया और खंगाला गया कि गैर कानूनी रूप से वो भारत में कानपुर में कैसे रह रहा था, तो उसमें जो पार्षद है मन्नू रहमान और विधायक इरफान सोलंकी का नाम निकल करके आया, क्योंकि इन्होंने गारंटी ली थी। यानी विधायक और पार्षद जब किसी नागरिक की गारंटी लेते हैं तो उसके बाद ही उसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता है। तो ऐसे में इरफान सोलंकी एक बार फिर से नए मामले में उलझते दिख रहे हैं, फंसते दिख रहे हैं। और कानपुर पुलिस ने साक्ष्यों को दिखाया है, साक्ष्यों के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाई है। तो फिर से इरफान सोलंकी के लिए एक और मुसीबत सामने आ गई है। बिल्कुल। और रतीश, क्या जो इरफान सोलंकी ने इससे पहले तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज एयरपोर्ट के बाहर का आया था, जहां दूसरे आधार कार्ड और फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेशी यात्रा की गई थी, तो क्या इससे जोड़कर देखा जा सकता है अभी ये जो लीड मिली है पुलिस को? हाँ बिल्कुल, देखिए मामले दोनों सेपरेट हैं, लेकिन कूट रचित दस्तावेज का मामला वो भी है। उसमें इरफान ने स्वयं दस्तावेज, इरफान पर आरोप है कि उन्होंने कूट रचित दस्तावेज बनवाए और बनवा करके उन पर यात्रा की, उनका इस्तेमाल किया। लेकिन ये दूसरा मामला है जिसमें किसी दूसरे ने कूट रचित दस्तावेज बनाए और इरफान ने उस पर दस्तखत यानी गारंटी ली, और गारंटी लेने के बाद उसका दस्तावेज फर्जी रूप से बनाया गया। तो दोनों अलग अलग मामले हैं, लेकिन दोनों में ही इरफान की मुश्किलें बढ़ती दिखेंगी। बिल्कुल रतीश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गाजियाबाद को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम का संबोधन सुनते हैं। प्रॉपर स्लीप मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आप जानते हैं महर्षि चरक जैसे आचार्यों ने सदियों पहले इस पर कितने विस्तार से लिखा है। यही आयुर्वेद की खूबी है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वास्थ्यम परमार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य ही अर्थ और उन्नति का साधन है। ये मंत्र जितना हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए सार्थक है, उतना ही प्रासंगिक अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी है। आज आयुष के क्षेत्र में असीम नई संभावनाएं जन्म ले रही है। आयुर्वेदिक हर्ब्स की खेती हो, आयुष मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हो, डिजिटल सर्विसेज हो, आयुष स्टार्टअप के लिए इनमें एक बड़ा स्कोप है। भाइयों और बहनों, आयुष इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें हर किसी के लिए अलग अलग तरह के अवसर उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर आज भारत में आयुष के क्षेत्र में करीब 40,000 एमएसएमई, लघु उद्योग अनेकविध प्रोडक्ट दे रहे हैं, अनेकविध इनिशिएटिव ले रहे हैं। इनसे लोकल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिल रही है। 8 साल पहले देश में आयुष इंडस्ट्री
करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास ही थी। आज आयुष इंडस्ट्री करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी 7-8 वर्षों में करीब करीब 7 गुना ग्रोथ। आप कल्पना कर सकते हैं आयुष अपने आप में कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। आने वाले समय में इसका ग्लोबल मार्केट में और बड़ा विस्तार होना ही है। आप भी जानते हैं कि ग्लोबल हर्बल मेडिसिन और स्पाइसेस का मार्केट $120 बिलियन यानी करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। ट्रेडिशनल मेडिसिन का यह सेक्टर निरंतर विस्तार ले रहा है और हमें इसकी हर संभावना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए कृषि का एक पूरा नया सेक्टर खुल रहा है, जिसमें उन्हें काफी अच्छी कीमतें भी मिल सकती हैं। इसमें युवाओं के लिए हजारों लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। साथियों, आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता का एक और बड़ा पक्ष आयुर्वेद और योग टूरिज्म भी है। गोवा जैसा राज्य जो टूरिज्म का एक हब है, वहां आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को प्रमोट करके टूरिज्म सेक्टर को और नई ऊंचाई दी जा सकती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा इस दिशा में एक अहम शुरुआत साबित हो सकता है। साथियों, आज भारत ने दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ एक फ्यूचरिस्टिक विजन भी रखा है। वन अर्थ वन हेल्थ का मतलब है हेल्थ को लेकर एक यूनिवर्सल विजन। चाहे पानी में रहने वाले जीव जंतु हो, चाहे वन्य पशु हो, चाहे इंसान हो, वनस्पति हो, इन सबकी हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। हमें इन्हें आइसोलेशन में देखने की जगह टोटलिटी में देखना होगा। ये होलिस्टिक विजन आयुर्वेद का, भारत की परंपरा और जीवन शैली का हिस्सा रहा है। मैं चाहूंगा गोवा में हो रही इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में ऐसे सभी आयामों पर विस्तार से चर्चा हो। हम सभी मिलकर आयुर्वेद और आयुष को कैसे समग्रता से आगे बढ़ा सकते हैं, इसका एक रोड मैप तैयार किया जाए। मुझे विश्वास है आपके प्रयास इस दिशा में जरूर प्रभावी होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आयुष को, आयुर्वेद को अनेक अनेक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। एम्स की तर्ज पर आयुष अस्पताल बन रहे हैं और साथ ही एक बड़ी सौगात गाजियाबाद को भी इसके साथ दे दी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गाजियाबाद को ये सौगात मिली है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान के रूप में, जहां पीएम मोदी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन भी कर दिया है।
आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी राहत मिलेगी और किस तरह से पूरा इकोसिस्टम चल रहा है और इसका भी ख्याल रखने की जरूरत है, इसका जिक्र भी किया, जिसमें न सिर्फ इंसानों की हेल्थ, उनका स्वास्थ्य, बल्कि पशुओं के स्वास्थ्य की और पूरे पर्यावरण की, पूरे एनवायरमेंट के ख्याल रखने की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। तो ये तमाम चीजें जहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने गाजियाबाद में एक बड़ी सौगात दे दी है और साथ ही इससे अब संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं कि यूनानी पद्धति से लोगों के राहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के राहत के लिए काफी फायदा होगा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ में बड़ा हादसा टला है। यूपी परिवहन निगम की चलती बस में आग लग गई। कानपुर से लखनऊ ये बस आ रही थी। बस में सवार 4 दर्जन से ज्यादा यात्री थे। किस तरह से प्रभावित हुए हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लखनऊ में एक बड़ा हादसा होने से टला है। राहत की बात यह है कि सभी लोग समय रहते नीचे उतर गए। यूपी परिवहन निगम की ये बस है। चलती बस में अचानक आग लग गई। कानपुर से लखनऊ की तरफ ये बस जा रही थी। बस में सवार 4 दर्जन से ज्यादा यात्री थे जो समय रहते बस से नीचे उतर गए और उसके बाद सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। आग में, जो बस में आग लगी थी, उस पर काबू पा लिया गया है। यूपी परिवहन की ये बस जो कि सड़क पर दौड़ते हुए इसमें आग लग गई और 40 से ज्यादा सवारी उस समय बस के अंदर बैठी हुई थी, लेकिन कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। बढ़ेंगे आगे, एक और अहम खबर दे दें। जेवर में जीएसटी टीम की छापेमारी का विरोध किया गया। छठे दिन की छापेमारी के दौरान व्यापारियों ने विरोध किया है। दरअसल व्यापारियों ने विरोध कर आंदोलन की चेतावनी दी है। रेड करने पहुंची टीम का विरोध किया गया। व्यापारियों ने इस दौरान नारेबाजी भी की। जीएसटी टीम के अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। छठे दिन भी व्यापारियों पर ये जीएसटी की छापेमारी जारी है और इससे व्यापारियों का आक्रोश भी दिख रहा है। उन्होंने इसका विरोध किया और साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इस छापेमारी को रोका जाए। रेड करने टीम पहुंची थी जिन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। व्यापारियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जीएसटी की टीम के अधिकारी जब अपना काम करने पहुंचे तो वहां मौजूद व्यापारियों ने उनका विरोध किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस बल भी वहां तैनात था। नोकझोंक पुलिस से भी हुई है। 6 दिन से लगातार छापेमारी चल रही है जिससे व्यापारी वर्ग में हड़कंप मचा है। एक और बड़ी खबर, सहारनपुर में जीएसटी की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। व्यापारियों ने पूर्व भाजपा सांसद का घेराव किया और जीएसटी की छापेमारी रोकने की मांग की। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की धमकी यहां भी दी गई है। अब ये तस्वीरें सहारनपुर की, जहां व्यापारियों ने पूर्व भाजपा सांसद का घेराव किया और तुरंत ये छापेमारी बंद करने की मांग उनसे की है। सहारनपुर की ये तस्वीरें हैं। जीएसटी की छापेमारी के विरोध में व्यापारी वर्ग सड़कों पर है। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एक एक जिले के अंदर एक एक नगर इकाई द्वारा और जिला इकाई द्वारा इस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का घेराव करके आज किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल एक है कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 सप्ताह से लगातार व्यापारियों के यहाँ पर जीएसटी के छापे किए जा रहे हैं। और केवल जीएसटी की बात नहीं है, श्रम विभाग द्वारा भी अधिकारी सड़कों पर हैं, विद्युत विभाग द्वारा भी अधिकारी सड़कों पर हैं, आपका बाकी सभी विभाग, चाहे वो खाद्य विभाग हो, जीएसटी का विभाग हो, सभी सड़कों पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। तो आज इसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस अभियान को आरंभ किया गया है। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें उनके द्वारा यह अपील की गई है कि जीएसटी विभाग और अन्य विभागों द्वारा छापेमारी की कार्रवाई ना की जाए। हमने उनसे ज्ञापन लेकर और आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। समस्त जो अधिकारीगण हैं उनसे इस संबंध में हम वार्ता करेंगे। व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो किसी भी रूप में। बहुत ही ईमानदारी से सहारनपुर का व्यापारी कार्यकर्ता आया है। ये विषय हम हर स्तर पर रखेंगे। बढ़ेंगे खबरों में आगे, खबर मेरठ से, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। हापुड़ रोड पर युवक को लाठी डंडों से पीटा गया। बदमाशों की पिटाई का अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां नौचंदी थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड का ये मामला है, जहां एक युवक को बदमाशों ने पीटा है। मेरठ में ये बेखौफ बदमाशों के आतंक की तस्वीरें हैं। हापुड़ रोड पर युवक को लाठी डंडों से किस तरह पीटा गया। बीच सड़क पर युवक के साथ ये मारपीट की गई है। बदमाशों की पिटाई का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। नौचंदी थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड की ये तस्वीरें हैं।
जहां कुछ लोग हाथ में लाठी डंडे लिए एक युवक को घेर कर पीट रहे हैं। इस तरह से बदमाश बेखौफ है सड़कों पर, ये तस्वीरें दर्शाती हैं। खबर बस्ती से, जहां नहीं थम रहा है लाशों के मिलने का सिलसिला। 3 दिन पहले गायब हुए एक युवक की लाश मिली है, जहां सीएमएस स्कूल के पास मिली गायब युवक की लाश। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर हरैया पुलिस पहुंची। हरैया थाना क्षेत्र के मनोरमा नदी के पास ये लाश मिली है, जहां फिलहाल लाश को अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बस्ती की तस्वीरें, जहां लाशों के मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। 3 दिन पहले गायब हुए एक युवक की लाश अब मिली है नदी के पास। युवक की लाश ग्रामीणों की सूचना पर अब पुलिस मौके पर पहुंचकर इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। परिवार के लोगों को भी इसकी सूचना दे दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, जहां इस शव की शिनाख्त की गई। परिजनों को इत्तला किया गया और फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। 3 दिन पहले ये युवक गायब हो गया था सीएमएस स्कूल के पास। अब ये लाश मिली है 3 दिन पहले गायब हुए युवक की, जहां लाशें मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक और लाश अब बरामद की गई है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, शव की पहचान की गई और उसके बाद परिवार के लोगों को भी इसकी सूचना दी गई है। मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। 3 दिन पहले उनका बेटा गायब हो गया था और अब उसकी लाश मिली है। और अब एक हादसे की खबर मिल रही है। चंदौली में NH2 पर एक हादसा हुआ है। मालवाहक गाड़ी का टायर फटने से 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पिकअप पर 10 से ज्यादा दूध व्यापारी सवार थे। ये हादसे की खबर है। मालवाहक गाड़ी का टायर फटने से 5 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। चंदौली में NH2 पर यह हादसा हुआ है। मालवाहक गाड़ी थी जिसका टायर फट गया और 5 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पिकअप पर 10 से ज्यादा दूध व्यापारी सवार थे और 5 लोगों के घायल होने की खबर है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।